अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है किल देम, मार डालो इन्हें, कुचल डालो इन्हें, किल देम ऑल। ये वो अल्फाज हैं जो पाकिस्तानी फजाइया की रिकॉर्डिंग का हिस्सा बन गए। ये वो अल्फाज हैं जो तारीख का हिस्सा बन गए। ये वो आखिरी अल्फाज हैं जो पाकिस्तानी फजाइया के सरबराह ने पाकिस्तानी पायलट्स को आखिरी लम्हात में आखिरी ऑर्डर्स दिए। आखिरी ऑर्डर्स ये थे, मार डालो इन्हें, कुचल डालो इन्हें, तबाह कर डालो। जब 80 फाइटर जेट्स, 80 जंगी जहाज पाकिस्तानी बॉर्डर्स की तरफ बढ़ रहे थे। अब ये जो 80 जंगी जहाज बढ़ रहे थे, इनके अंदर 32 राफेल थे। और ये राफेल वही है जो मोदी का राफेल। 32 राफेल पाकिस्तानी बॉर्डर्स की तरफ बढ़ रहे थे। J-10C हवाओं में था, J-17 थंडर हवाओं में था, ब्लॉक सी। और पाकिस्तानी फजाइया का जो चीफ थे, उनके अहकामात ये थे, कुचल डालो इन्हें, मार डालो, इनमें से कोई भी 1 इंच पाकिस्तान के अंदर ना आए और हमारी बॉर्डर के करीब से ये वापस भी ना जाए। ये गैर मामूली अल्फाज थे, गैर मामूली जज्बात। और ये मैं अपने पास से कोई ड्रामा नहीं क्रिएट कर रहा, बल्कि ये अंग्रेजी अखबार के अंदर ये खबर छपी और ये तारीख का हिस्सा बन गए। नाज़रीन, आपके सामने रख देते हैं। लेकिन जो कल मोदी ने तकरीर किया, उसके बाद एक वो ट्वीट किया है। अब जो मोदी ने ट्वीट किया, उस ट्वीट के अंदर मोदी हाथ खड़े कर गया। यानी पहली दफा है जब से ये मोदी, मेरे ख्याल में तीसरी टर्म है इसकी, पहली दफा है कि हिंदुत्व दल से ताल्लुक रखने वाला ये जो एक ज़हनी मरीज है, गुंडा है, बदमाश है, इसने हाथ खड़े किए। लिटरली इस बंदे ने हाथ खड़े कर दिए। मैं ट्वीट पर आपको सुनाता हूं। नरेंद्र मोदी ने जो कल तकरीर की, उस तकरीर को जो बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, वो कह रहे हैं कि ये एक हारे हुए जुआरी की तकरीर थी। जब कोई इंसान जुआ हार जाता है ना, सब कुछ अपने कपड़े शपड़े भी आखिरी टाइम उतार कर दे देता है। उसके बाद जो बाहर जाकर वो गालियां देता है, जुआ खाने के बाहर खड़े होकर गालियां देता है, ये वैसी गालियां थी, ये वैसी गिद्दड़ भपियां और वैसी तड़ियां थी जो मोदी लगा रहा था। असल में मोदी हार चुका था, मोदी खत्म हो चुका है। मोदी बार बार ये कह रहा था मैं युद्ध लड़ूंगा, जबकि उसकी अपनी आवाम ये कह रही है कि तू युद्ध हार चुका है, तू युद्ध हार चुका है, तू मैदान के अंदर गंद कर चुका है, तू खत्म हो चुका है। रियलिटी है कि नरेंद्र मोदी इस वक्त आइसोलेट हो गया है, खौफनाक किस्म के आइसोलेशन, तन्हाई का शिकार हो गया। एक तरफ डीजीएमओ बातचीत कर रहे हैं, ये इंडियन फौज और पाकिस्तानी फौज बातचीत कर रही है, और ये अभी ये अंग्रेजी अखबार की खबर है जनाब, डीजीएमओ के दरमियान में यह तय पाया है कि अभी कोई बंदा फायर नहीं करेगा। और फिर यह भी तय पाया कि 48 घंटों के अंदर मजीद एक दफा कन्वर्सेशन होगी, डीजीएमओ या बातचीत होगी। यानी कि इंडियन फौज और पाकिस्तानी फौज के जो आला हुकाम है वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। इंडियन फौज ये कह रही है हम गोली नहीं चलाएंगे, हम पीछे लेकर जा रहे हैं फोर्सेस को। मोदी कह रहा है मैं युद्ध लड़ूंगा, मैंने युद्ध करना है, मैंने युद्ध चाहिए, मैं युद्ध करूंगा। मोदी कह रहा है मैं युद्ध के बगैर पीछे नहीं हटूंगा। डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त बड़े अबू हैं अमेरिका के, उनका यह कहना है, ट्रंप ने सरेआम खड़े होकर यह कहा सीज फायर है, यह सीज फायर परमानेंट है। लेकिन मोदी कह रहा है नहीं, मैं युद्ध करूंगा। अमेरिका की जानिब से मोदी आइसोलेट हो गया है, विद इन इंडिया मोदी आइसोलेट हो चुका है। मोदी की पार्टी के लोग मोदी का साथ छोड़ चुके हैं। मोदी एक मिसाल बन गई है, एक ऐसा खौफनाक खंडर, उसके चेहरे के ऊपर ये खंडर की शक्ल बन चुका है, जो बर्बाद हो गया है, जो तबाह हो गया है, जो धज्जियां उड़ा गया। और यकीन माने, जब से मोदी ने तकरीर किया और जो इंडिया के साथ गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान हुआ है, मोदी को देखकर दुनिया ये कह रही चल यहां से निकल, चल फुट इधर से। लिटरली ऐसे ही कर रहे हैं। ये इंडिया के अंदर ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि कैसे जंग के दौरान IMF का पैकेज पाकिस्तान को मिल गया। सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि एक तरफ चाइना, तुर्की, अजरबैजान पॉलिसी के तहत, यानी बिल्कुल क्लियर, देखिए ना, जंग का माहौल बना है और तुर्की की जो वॉरशिप है, जंगी बेड़ा है, वो पाकिस्तान में आ जाता है। अब जो चाइना है, वो तो उन्होंने कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दिया, पाकिस्तान के साथ खड़े होते। अजरबैजान ने स्टेटमेंट दी। इंडिया वो वाहिद मुल्क था जिसके साथ कोई बंदा नहीं खड़ा हुआ, हालांकि क्वाड का हिस्सा है, ये तगड़ा अलायंस है, लेकिन वो क्वाड भी आज क्वेश्चनेबल हो गया है कि जनाब वो क्वाड के ममालिक किधर है। जयशंकर जाकर यूरोप को धमकियां देता है कि जनाब हमें कहानियां ना सुनाओ, हमारे साथ खड़े क्यों नहीं हुए, तुम्हें हमारे साथ खड़े होना चाहिए था। आज इंडिया एक खौफनाक तन्हाई, एक खौफनाक आइसोलेशन का शिकार हो चुका है। आज से एक हफ्ता पहले तक मेरी भी शायद ये राय थी कि इंडिया एक शाइनिंग इंडिया है, तरक्की कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन इस एक हफ्ते में पाकिस्तानी एयरफोर्स असल में इंडिया को खा चुकी है। नाज़रीन, नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और ये ट्वीट तकरीबन 1:28 पर आज आया। अभी जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं 3 बज रहे हैं, 1:28 पे ट्वीट आया और मोदी के ट्वीट का अंदाजा लगा लें। ये लिख रहा है, टू दोज हु फील स्लाइटली डिजेक्टेड एट देयर स्कोर्स। कुछ वो लोग जो स्कोर्स के ऊपर बड़े मायूस हैं या फिर थोड़े से नजर आ रहे हैं। और ये स्कोर्स कौन से हैं? 6-0 6 तैयारे जो गिराए गए, 6 तैयारे जिनके अंदर 2-3 राफेल मौजूद थे। आई वॉन्ट टू टेल देम वन एग्जाम कैन नेवर डिफाइन यू। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक पेपर आपको डिफाइन नहीं कर सकता। योर जर्नी इज मच बिगर एंड योर स्ट्रेंथ गो फॉर बिहाइंड द मार्कशीट। स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे क्यूरियस, बिकॉज ग्रेट थिंग्स अवेट्स। वो ये कह रहा है कि ना, एक इम्तिहान के अंदर अगर तुम लोग फेल हो गए हो तो बुरा ना मानो, तुम्हारी जर्नी बहुत लंबी है। ये कच्ची टेस्टें थी, पक्की टेस्टें और आनी है। तो अंदाजा लगा लें कि मोदी ये तस्लीम कर रहा है कि ये जो एग्जाम पेपर के अंदर उसने राफेल भेजा था, वहां पर राफेल धुआं मार गया है। यानी ये वही मोदी था जो सुबह उठता था, राफेल जब जेट तैयार इंडिया के अंदर आए
लिटरली इन्होंने उसे टीका लगाया, उसकी पूजा की, ऐसी आरती उतार रही थी। यानी मुझे याद आ रही है राजनाथ, ये तो राजनाथ ऊपर चढ़ के उसे टीका लगा रहा था और मोदी तो उसके नीचे लेट रहा था। और राफेल आ गया ना, राफेल आ गया ना, राफेल। इंडिया के अंदर अगर इस वक्त कोई बंदा नहीं नाम ले रहा तो राफेल का नाम ले रहा, यानी राफेल का नाम इस वक्त हराम है इंडिया के अंदर। जिस तरह शरीफ खानदान के ऊपर हराम है ना मोदी का नाम, बिल्कुल उसी तरह से इंडिया के अंदर या मोदी के मुंह से राफेल हराम है। दोनों के दो अल्फाज हराम है। शरीफ खानदान मोदी नहीं कहता और इंडिया राफेल नहीं कहता। ये राफेल आइंदा नहीं कहेंगे, आइंदा ये S-400 मिसाइल सिस्टम का कभी भी जिक्र नहीं करेंगे। और मोदी ये कह रहा है कि जनाब एक एग्जाम की वजह से आप मायूस ना हो। अब आप अंदाजा लगा लें कि जो इंडियन मोदी है ये एग्जाम की बातचीत कर रहा है, इनका जो DGM है कल वो विराट कोहली के बारे में बातचीत। ओ भाई तू 10 राफेल किथे है, तेरा राफेल किथे, राफेल नु बाहर खड़ो। और इंस्टेंट के राफेल नु बाहर खड़न वो ये कह रहा है कि वो जी कोहली रिटायर हो गया है, तो कोहली देखें जी बहुत अच्छा खिलाड़ी था, तो मैं 70 में डेनिस लिली जब बॉलिंग कर रहा था, और डेनिस लिली वो आगे लोग कह रहे हैं कि कैसा बंदा। मैं आपको एक सुनाता हूं, एक इंडियन नौजवान का ये कमेंट है और ये नौजवान क्या कह रहा है आप सुने। सिर्फ 1 मिनट का ये क्लिप है और ये सच कह रहा है, ये झूठ नहीं बोल रहा, ये चला कला नहीं है। पागल का चश्मा हटाना और उसे साइड में रखना, तो आपको पता लगेगा कि हम युद्ध हार चुके हैं। तब आपको पता लगेगा हम युद्ध हार चुके हैं। हम जीते कब थे? जब पहलगाम में हमला हुआ और हमने आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर मिसाइल गिरी, हमने जो चीजें मारी या जितनी भी ड्रोन्स वगैरह गिरे, तब हम जीते थे। लेकिन जब पाकिस्तान ने दोबारा हमला करा तब हमारा टारगेट था POK, हमने POK नहीं लिया, हम हमला हार चुके। अब इस बात पे तालियां मत बजाना कि मोदी जी क्या कर दिया आपने, कैसे पाकिस्तान में घुसे। हमारी इनके जो ड्रोन मिसाइल से जितने भी हथियार थे दिल्ली तक आए हैं। खाली बॉर्डर में जम्मू पंजाब राजस्थान यहां तक नहीं रहा, गुजरात यहां तक नहीं रहा, दिल्ली तक उन्होंने टारगेट करा था। पलवल तक वहां पे मिसाइलें गिरी हैं, पलवल तक मिसाइलें गिरी हैं। और मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं, पाकिस्तान ने कितना लंबा गेम खेला है। इजराइल और हमास का जब युद्ध हो रहा था तो हमास ने बहुत चीप लेवल की मिसाइलें गिरी थी और चीप लेवल के ड्रोन गिरे थे। यही पाकिस्तान ने अपना लिया रणनीति। पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दो मोदी जी, किस बात की इंतजार है हमारे पास। आपने 26 राफेल जापान से आपने मंगवाए हैं, 2030 तक आ जाएंगे। ये राफेल के बत्ती बना के घुसेड़ेंगे हम। अच्छा सवाल ठीक है कि क्या राफेल बत्ती बन के बना के घुसेड़ेंगे हम। अच्छा ये कह रहा है ये दिल्ली का शाना है और ये दिल्ली का बीड़ू है। तो दिल्ली का बीड़ू ये कह रहा है कि जनाब दिल्ली जो दारुल हुकूमत है, राजधानी है भारत की, ये कह रहा है कि जनाब वो जो पाकिस्तानी मिसाइल हैं ये यहां पर आकर लग रहे थे। वो कह रहा है कि जनाब ये PL-15 और आगे पीछे जो फतह 1 और फतह 2 हैं ये जनाब इधर आकर दिल्ली में आकर लग रहे थे। बीड़ू परेशान है और पूरी इंडिया है जो उनके ये हैं ये ठीक ठाक परेशान। और बल्कि मैं कुछ बल्कि परवेज वानी को जाकर आप लाजमी सुने। परवेज वानी ये कह रहा है कि अगले 5 साल सिर्फ सोचें, अब क्या करना क्या है, 5 साल सोचें और 5 साल सोचने के बाद आपको पॉलिसी बना सकते हैं। चंद चीजें मैं आपके सामने रखना चाहिए। ये बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत इंडिया की, वो क्या कह रहे हैं, ये सदानंद दुबे हैं। दुबे जी क्या कह रहे हैं, I would not be surprised if one casualty of the recent India-Pakistan shooting match in the Kuwait, वो कुवैत के ऊपर सवाल उठा रहे। चाइना unambiguously backed पाकिस्तान, यानी चाइना बगैर किसी इफ एंड बट के पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। Its most important client state. Can anyone honestly claim that the India's Quad partner, यानी इंडिया के जो क्वाड के पार्टनर है वो किधर थे? To clarify, I'm not predicting that a Quad मर चुका है। मेरे ख्याल में इसके अंदर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है। वो मैं नहीं कहता कि क्वाड मर चुका है, लेकिन सवाल ये है कि क्वाड उस किधर था। तो सवाल हमारा भी है कि अब राफेल किधर है, यानी इन सारी चीजों को सामने रहा। अब मैं मजीद कुछ चीजें आपके सामने रहा। ये शिव अरोड़ा है। अरोड़ा जी क्या लिखते हैं, PM मोदी इज फ्रंट ऑफ एन PM मोदी इन फ्रंट ऑफ एन S-400 मिसाइल लॉन्चर एट द आदमपुर एयरबेस, यानी जो आदमपुर के अंदर S-400 इसने लगाया था उसके सामने खड़े होकर इसने तस्वीर बनाई थी, मोदी ने सेल्फी बनाई थी। This is the first public image of the S-400 air defense system in service since deliveries began 4 years back. ये पहली तस्वीर है जो हमने देखी है। और दूसरी तस्वीर वो है कि जो S-400 मिसाइल सिस्टम का मिसाइल सिस्टम है वो ही पता नहीं चल रहा, और वो उधमपुर में जो उधम मची है वहां से ढूंढा जा रहा है, बठिंडा में राफेल ढूंढा जा रहा है। तो वहां पे तो बताने का मकसद यह है कि इंडिया एज अ स्टेट कोलैप्स कर गया है। नाज़रीन एक और खबर है मेजर गौरव आर्या के हवाले से, वो भी आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहम खबर आपके सामने रखूं। और ये हमारे लिए एक बड़ा प्राउड मूवमेंट है और ये फखरिया मूवमेंट है। और ये बात ध्यान में रखें कि जब हमारी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, जब एस्टेब्लिशमेंट और अवाम लड़ी हुई हैं, जब पॉलिटिकल डिफरेंसेस मौजूद हैं, तब हम एक ऐसी स्टेट हैं, हम एक खुददार मुल्क हैं। हमें दुनिया आज ये नहीं कह रही है बदमाश मुल्क है, हमें दुनिया खुददार मुल्क के तौर पर जानती है। दुनिया जानती है कि जनाब अपने से 10 गुना बड़े मुल्क को इसने तेल पिला दिया है। इस मुल्क ने जब इनकी इज्जत के ऊपर, इनकी खुददारी के ऊपर बातचीत आई है, ये क्या प्राउड हमारी एयरफोर्स है, क्या लोग हैं, क्या ऑफिसर्स हैं, क्या पढ़े लिखे जवान हैं। ये इनकी शख्सियात देखें, इनकी पर्सनैलिटीज देखें। ये द न्यूज इंटरनेशनल की खबर है और खबर की टॉप हेडलाइन ये है, किल देम, मार डालो इन्हें, डू नॉट लेट देम इन एयर इन्हें पाकिस्तानी सरजमीन के अंदर ना आने देना। एयर चीफ रोयड एज द पाकिस्तानी एयरफोर्स फेस्ड ऑफ इंडियन जेट्स।
पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो चीफ हैं उनकी जो आखिरी स्टेटमेंट थी, मार डालो इन्हें घुसेड़ दो, किल देम, डू नॉट लेट देम इंटर इवन एन इंच इनटू द पाकिस्तान, इन्हें मार डालो, इन्हें पाकिस्तान के अंदर भी नहीं दाखिल होने देना और बॉर्डर के करीब भी नहीं आने देना। कैम द कमांडिंग वॉइस ऑफ द एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू, यानी सलूट है इन्हें, सलूट है, यकीन माने सलूट करें ऐसे ऐसे फौजियों को, ऐसे ऑफिसर्स को, ऐसी शख्सियात को, ऐसे दिलेर गैरतमंद इस मुल्क के बेटों को, यानी अंदाजा लगा लें। उसने कहा फेंट दो इन्हें, अब एक लम्हे के लिए भी आंख नहीं झुकानी। ये कह रहे हैं कि जनाब रेडियो के अंदर इनकी आवाज बाकायदा से सेव हो गई है। ही वाज स्पीकिंग डायरेक्टली टू द पायलट्स ऑफ 15 स्क्वाड्रन, ये डायरेक्टली 15 स्क्वाड्रन के पायलटों से गुफ्तगू या बातचीत कर रहे थे। अ यूनिट ही वंस हैड लेड वंस, ही ये सब कुछ हुआ है। उसके बाद क्या हुआ जनाब, उसके बाद ये लिख रहे हैं कि ये अल्फाज उन्होंने तब कहे, द नाइट ऑफ May 6 and 7 मार्क्ड अ क्रिटिकल जंक्चर, नियरली 80 इंडियन एयरक्राफ्ट, 80 जंगी जहाज इंक्लूडिंग 32 राफेल, मोदी की 32 राफेल, 30 SU और इक्विप्ड विद द ब्राह्मोस मिसाइल्स एंड अ मिक्स ऑफ मिग वेरिएंट, यानी ब्राह्मोस मिसाइल के साथ SU-30 और फिर 32 राफेल। ये पाकिस्तानी सरहदों की तरफ 80 जहाज, 80 फाइटर जेट बढ़ रहे थे। और ये कहते हैं कि टूक ऑफ फ्रॉम एटलीस्ट इंडिया की 12 एयर बेसिस से इन्होंने जो ही पाकिस्तानी बॉर्डर की तरफ परवाज बढ़ी, और ये सेकंड्स में होते हैं, सब बूम बस निकलते हैं और पहुंच जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तानी डिफेंस सोर्स, इन रेस्पॉन्स पाकिस्तानी एयरफोर्स स्क्रैम्बल्ड रफली 40 J-10 एंड अदर फाइटर्स, पाकिस्तान के 40 जहाज, जिन 80 के मुकाबले में 40 फाइटर जेट्स, जिनमें J-10C है, जिनमें J-17 थंडर है, महराज है और मुख्तलिफ फाइटर जहाज हैं, ये पाकिस्तानी फजाओं में आमने सामने आ गए। तो इसे दूसरी आलमी जंग के बाद सबसे बड़ी जहाजों की लड़ाई कहा जा रहा है। तो ये दोनों तरफ से, यानी इधर PL-15 लगा हुआ है मिसाइल, उधर ब्रह्मोस लगा हुआ है, तो ये खौफनाक किस्म की एक डॉग फाइट, और ये बताया जा रहा है घंटे तक चली है। यानी 80 फाइटर जेट आया हुआ है, राफेल आया हुआ है जिसकी आरती उतारी गई, और इधर ये PL-15 ऊपर है और ये 1 घंटे तक हवाओं में आमने सामने मौजूद रहे। पाकिस्तानी एयरफोर्स वर्क्स इन अ क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द पाकिस्तान मिलिट्री and in intelligence service, thus they already have some intelligence that the Indian planes will embark on, so our pilots are already in the air to give them a welcome। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी खुफिया इदारों ने और पाकिस्तानी फौज ने और फौज की जो इंटेलिजेंस है, उन्होंने पहले से इन्फॉर्म कर दिया था कि जनाब ये जहाज आ रहे हैं, और फिर ज़ाहिर है जो सैटेलाइट मॉनिटरिंग थी उससे पता चल गया था, लिहाजा इससे पहले कि वो पाकिस्तानी बॉर्डर की तरफ उठकर आते, पाकिस्तानी जहाज ऑलरेडी हवाओं में थे टू वेलकम देम। इंडियन फाइटर्स रिपोर्टेडली अटेम्प्टेड मल्टीपल इंक्लूजन्स इनटू पाकिस्तान, यानी उन्हें कई दफा कोशिश की, इधर से इंटर हूं, उधर से मुजफ्फराबाद से फलाने जगह से इंटर हूं, बट फेल्ड टू पेनिट्रेट। However, when the missile strikes targeted civilian facilities in Adad, Jammu and Kashmir and Shekhapura, Pakistan initiated what officials described as the offensive counter-air operations। यानी पहले ये देख रहे थे कि जनाब ये जहाज कर क्या रहे हैं, लेकिन जो ही उन्होंने मिसाइल्स फायर कर दिए, अटैक कर दिया, देन राफेल को फिर उन्होंने ठीक ठाक सेट किया और इंसान का बच्चा बनाया। Only after an Indian projectile was detected within the Pakistani airspace did Sidhu authorize full engagement। जो ही पाकिस्तानी एयर स्पेस में इंडिया का ब्रह्मोस या जो उनके मिसाइल्स हैं दाखिल हुए, देन पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो सिद्धू हैं, चीफ हैं, उन्होंने कहा कि अब छोड़ना नहीं, अब पड़ जाओ इन्हें। इन द इंश्योरिंग एरियल कम्बैट 5 इंडियन एयरक्राफ्ट वर रिपोर्टेडली डाउन, 3 राफेल जेट्स, 1 MiG-29 एंड 1 SU-30। उसके बाद वो कह रहे हैं कि 5 जहाज वापिस नहीं गए, जिनमें 3 राफेल और बाकियों की जो अस्थियां हैं वो बहाई गई हैं। सो ये नादरीन हुआ है, ये गैर मामूली है, ये अनप्रेसिडेंटेड है, दुनिया इसके बारे में लिख रही है और दुनिया इसके बारे में बोल रही है। मेजर गौरवारिया अगेन एक बहुत पागल ये फौजी है इंडिया का, और बिल्कुल सठिया हुआ, इसके साथ कुछ ना कुछ हुआ है, इसके साथ कुछ ना कुछ हुआ है जो ये। अच्छा, मेजर गौरवारिया ने जो रिपोर्टिंग की सारे वाकये के दौरान, वो क्या थी? मेजर गौरवारिया ने कहा कराची को भून डालो, पाकिस्तान के आम लोगों को मारो ताकि ये अपने फौज से सवाल पूछें और ये लोग डरें। फिर उसने कहा कि आसिम मुनीर का सर लेकर आओ, मैं 1 करोड़ रुपया दूंगा, अवाम को मारो, फौज की लाशें किधर हैं, मुझे खाकी की लाशें देखनी है, ये सब कुछ इसने कहा। लेकिन इसके ऊपर अब जो केस हुआ है वो ईरान के फॉरेन ऑफिस ने, ईरान की स्टेट ने, उन्होंने किया, चूंकि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं पहले पाकिस्तान में और उसके बाद इंडिया गए, और वो रोल ये प्ले कर रहे थे कि यार ये आपस में लड़े ना, लेकिन इस हरामखोर ने उनकी तस्वीर को सर्कल करके, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की तस्वीर को सर्कल करके उसके ऊपर लिखा है पिग, सुअर। उसने कहा ये सुअर पहले पाकिस्तान क्यों गया, फिर यहां पर क्यों आया? अब ईरान का जो दफ्तर खारजा है वो इसे जूते मार रहा है, उन्होंने पाबंदियां लगा दी हैं इसके ऊपर, और उन्होंने डिमांड की इंडियन गवर्नमेंट से कि जनाब इसका कोई इलाज करें, इसे कोई बिजली के करंट लगाएं या कोई इसे छोड़ें किसी मगरमच्छ के सामने। यानी लिटरली उन्होंने कहा कि मगरमच्छ के सामने इसे छोड़ें ताकि इसे अक्ल आए। ख्याल रखिएगा नादरीन, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।